हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आपका एग्ज़ाम की तैयारी जोर शोर से चल रहा होगा, आप मेहनत कर रहे होंगे और आपके लिए मैं तत्पर हूं। मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, रोज़ डेली बेसिस पर वीडियोस को लाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं और तमाम अकेडमी में डेली का डेली वीडियोस आ रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम कितने ज़रूरी हैं और ये जो टर्म 2 है वही आपके ओवरऑल परसेंटेज को मैनेज करने जा रहा है। तो मेहनत करके पढ़िए। जिन बच्चों का टर्म 1 में अच्छा नहीं रिजल्ट आया है या टर्म 1 उतना अच्छा नहीं गया, वो टर्म 2 में मैनेज कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों के बाद सीबीएसई का रिजल्ट भी आने वाला है, या इनफैक्ट नोटिफिकेशन आ रहा था कि रिजल्ट आने वाले हैं। तो आई थिंक इस वीडियो के बाद रिजल्ट आ जाए आपका, तो आपका रिजल्ट अच्छा हो, ये मेरा शुभकामना है आप लोगों को। जो बच्चे का रिजल्ट अच्छा नहीं आया बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिएगा, मतलब टर्न 2 में आप इसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ लाइव सेशन। मैं प्रणव कुमार, मैं इंडियन इकोनॉमिक्स का आपका क्लास ले रहा हूँ। चैप्टर आपका जो चल रहा है एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, और वो है आपका पार्ट 2। तो पार्ट 2 आज लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 जो बच्चे नहीं देखे वो अकेडमी के प्लेलिस्ट में चल जाए, इंडियन इकोनॉमिक्स वहाँ पर सर्च कर लें। इंडियन इकोनॉमिक्स में उनको एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट के पार्ट 1 वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए चलते चलते मैं फिर से स्वागत करता हूँ आपके अकेडमी चैनल पर। आपका ये चैनल, इसको आप सपोर्ट करें, आगे बढ़ाएं, ताकि आपके और आपके दोस्तों के बीच में वीडियोस बेहतरीन आ सके। इसके लिए आप हमारे वीडियोस को लाइक कर दें। जो वीडियोस अभी देख रहे हो तो फटाफट लाइक कर दो, सारे बच्चे भी लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, लाइक कर दो, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दो। और जो बच्चे अभी वीडियोस देख रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, तो शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, अकेडमी चैनल को सपोर्ट करते रहे। चलिए, लास्ट वीडियोस में हमने पार्ट 1 में कवर किया था, आगे हम लोग बेसिक चीज़ कवर किए थे। लेबर फोर्स क्या है, लेबर सप्लाई क्या है, वर्क फोर्स क्या है, तमाम चीज़ों को समझे, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है। और आज भी हम थोड़ा सा डेटा को और स्पेंड करेंगे और डेटा के माध्यम से समझेंगे कि चीज़ें क्या है। और आज आपका एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगा द एंड। तो चलिए वर्कर पॉपुलेशंस को, पॉपुलेशन रेशियो को समझते हैं थोड़ा सा। ये आंकड़ा हमने जो डेटा लाया है 2009-2010 का लाया है, क्योंकि आप पढ़ रहे हो इंडियन इकोनॉमिक्स। इंडियन इकोनॉमिक्स जस्ट लाइक हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स जस्ट लाइक हिस्ट्री। ये हिस्ट्री की तरह होता है, जो पास्ट इवेंट के चीज़ों को हम लोग देखते हैं। इसमें करंट अफेयर की तरह आपको अपडेटेड रिजल्ट नहीं मिलेगा, या आप बोलिएगा कि सर 2021 का सेंसस का रिपोर्ट आएगा तो आप उसके अनुसार पढ़ाइए। ये इंडियन इकोनॉमिक्स से, ये हिस्ट्री की तरह है, पास्ट इवेंट और पास्ट डेटा से हम एनालिसिस करते हैं। तो वर्कर पॉपुलेशन रेशियो क्या है थोड़ा सा देखिए, बहुत मज़ा आ जाएगा। डेटा जब क्लियर रहता है ना तो चीज़ें पढ़ना आसान हो जाता है। जैसे आप मेन का टोटल पॉपुलेशन, टोटल पार्टिसिपेशन जो है 54.6% है, जिसमें 54.7% ग्रामीण क्षेत्र में काम कर रहे हैं, अर्बन एरिया में भी इतने काम कर रहे हैं, मतलब बराबर काम कर रहे हैं। वुमेन का अगर रेशियो देखा जाए 28.28% में, तो महिलाएं जो हैं, वर्कर जो महिलाएं हैं वो रूरल एरिया में ज़्यादा काम कर रही है, अर्बन एरियाज़ में कम कर रही है इन कंपैरेटिबल टू रूरल। तो यहाँ पर ये आंकड़ा क्या मिला कि जो मेल वर्कर है, अर्बन और रूरल दोनों में सेम जगह काम कर रहा है, सेम रेशियो से काम कर रहा है। लेकिन जो महिलाएं हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रही हैं इन कंपैरिजन टू शहरी क्षेत्र में, ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग सेक्टर के अनुसार, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के अनुसार। प्राइमरी सेक्टर को मैं ओवरऑल बता दूं। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है, एग्रीकल्चर आता है, फॉरेस्ट्री आता है, लॉजिंग आता है, एसिंग आता है, माइनिंग, क्वेरिंग, ये फिशियरी कुछ जो छूटा हुआ है, एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। प्राइमरी सेक्टर में मतलब एग्रीकल्चर आ गया, फिशियरीज मछली पालन, एनिमल हस्बेंड्री गाय पालन, बकरी पालन, कैटल फार्मिंग जिसको कहते हैं, ये सबसे प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में क्या आता है, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। और टर्शियरी सेक्टर में आपका आता है ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड सर्विस, जिसको हम टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। आपको क्या करना है, इसमें वर्कर पार्टिसिपेशन देखना है कि कितने लोग प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, कितने लोग सेकेंडरी, कितने लोग टर्शियरी सेक्टर में। डेटा को देखिएगा, डेटा समझाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको देखना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स। वर्कफोर्स मतलब जो प्रेजेंट टाइम में काम कर रहा है वर्कर, उसी को वर्कफोर्स कहते हैं। देखिए, लेबर फोर्स और वर्कफोर्स में अंतर है। लेबर फोर्स में मैंने दो बातें बताया था। लेबर फोर्स का मतलब होता है वैसा व्यक्ति जो अभी काम कर रहा है, प्लस
प्लस मतलब और वैसा व्यक्ति जो काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा, उसको दोनों व्यक्ति को, जैसे मैं हूँ तो मैं काम अभी कर रहा हूँ, तो मैं और मेरा एक दोस्त है जो काम करना चाहता है लेकिन उसको काम नहीं मिला है, तो मेरा दोस्त और हम दोनों मिलकर लेबर फोर्स बनेंगे। हम दोनों लेबर फोर्स हैं, लेकिन अगर पूछेगा कि यहाँ पर वर्क फोर्स कौन है तो हम हैं। क्यों? क्योंकि हम प्रेजेंट टाइम में काम कर रहे हैं, इसलिए हम वर्क फोर्स की तरह एक्ट करेंगे। मेरा दोस्त वर्क फोर्स नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर वर्क फोर्स में आपको ये डेटा दिया हुआ है जो प्रेजेंट डेट में काम कर रहे हैं। जैसे आप ये काम करो, आप यहाँ पर ध्यान नहीं दो, इसके बीच में एक दीवार ड्रॉ कर लिए। आप पहले प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ये देखो कि रूरल में काम करना और अर्बन में, मतलब गांव और शहर में, प्राइमरी सेक्टर में कहाँ ज़्यादा काम हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन तो रूरल एरिया मिलेगा इन कंपैरिजन टू अर्बन एरिया। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में मेनली जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क होता है, वो शहर में ज़्यादा होता है। इसलिए देखिए 34.4% अर्बन एरिया, शहर में ज़्यादा है, गांव में कम है। गांव में वैसा कोई खास देखने को नहीं मिलता है। सर्विस सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, ये भी आपको शहरी क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा और रूरल एरियाज़ में कम मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कितने मेल कितने फीमेल प्राइमरी सेक्टर में काम करते हैं, सेकेंडरी सेक्टर में काम करते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर पर सबसे ज़्यादा फीमेल काम करती हैं। आप देखिएगा कि एक मेल है, जो वर्कर की बात करें, एक मेल है, अब वो पूरा बाल बच्चा लेकर के खेत में जाकर काम करेगा, अपने भी काम करेगी, उसकी बीवी भी काम करेगी, उसकी बेटी भी काम करेगी, उसके बच्चे भी काम करेंगे। मतलब फीमेल पार्टिसिपेशन इन प्राइमरी सेक्टर ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेल। तो प्राइमरी सेक्टर में फीमेल ज़्यादा काम करती है मेल के कंपैरिजन में। सेकेंडरी सेक्टर में मेल ज़्यादा काम करता है। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री, फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग में मेल ज़्यादा काम करेगा, फीमेल कम काम करती है। सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा मेल ही करते हैं, फीमेल कम करती है। देखो कुछ आंकड़ा है, इसको सिर्फ देख लीजिए, इसको रटने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ लाइन है जो आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, उतना रेलेवेंट नहीं है, बस ये डेटा को बस दिमाग में रख लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आइए अब हम आपको ट्रेंड समझाते हैं, एम्प्लॉयमेंट का ट्रेंड, जो 1972 से लेकर 2010 तक में क्या ट्रेंड रहा है। और ये चीज़ को हम इंडियन इकोनॉमिक्स में पहले भी पढ़े हैं, जिसको हम कहें ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, लेकिन फिर से समझ लीजिए, देख लीजिए। आइए फिर से समझते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शियरी सेक्टर। आप प्राइमरी सेक्टर को डेटा को देखिए, प्राइमरी सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है वो दिन पर दिन कम होते चल गया है। 74.3% था 1972 से 73 के समय में, लेकिन 2009-10 के समय में 53.2% पर जाकर रुक गया। मतलब आपको जो ग्राफ था, पहले जो ग्राफ था, प्राइमरी का ज़्यादा था, सेकेंडरी का कम था, टर्शियरी कम था। ये पहले का ग्राफ था, ओल्ड ग्राफ। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। आपका ग्राफ जो बन गया है उसमें है कि प्राइमरी कम हो गया, सेकेंडरी ज़्यादा हो गया, टर्शियरी उससे भी ज़्यादा हो गया। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अब न्यू ग्राफ ऐसा हो गया, क्यों? क्योंकि सर सर्विस सेक्टर वैसा सेक्टर है जिसमें गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा जीडीपी आता है। पहले प्राइमरी सेक्टर में आता था, कब? 1972 के समय में, लेकिन अब 2009-10 के समय में या 1991 के समय से फेज चेंज हो गया। जब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया उस समय से फेज चेंज हो गया, और क्या हुआ? टर्शियरी सेक्टर का ग्रोथ होने लगा और जीडीपी में मास परसेंटेज और मास कंट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी सर्विस सेक्टर से आने लगा, बोले तो टर्शियरी सेक्टर से आने लगा। तो आप देखिए ना, प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन देखिए कम हो गया। आप कंपेयर कीजिए यहाँ से 1972 से 2009-10 से 74.3 था 1972-73 में, अब 2009-10 में 53.2% हो गया। सेकेंडरी सेक्टर बढ़ा है, 10.9 से जाकर 21.5% बढ़ गया। टर्शियरी सेक्टर तो बिल्कुल ही बड़ा होगा, आंख मूंद करके कह सकते हैं, 14.8% से 25.3%। अब इसका ग्राफ बना लीजिए, इसका ग्राफ बना लीजिए, देखिए ये ग्राफ आपका आ जाएगा। ये 1972 से 1973 का ग्राफ है, ये 2009 से 2010 का ग्राफ है। कुछ इस तरह से आपको ग्राफ प्लॉटिंग करके मिलेगा, चाहे बार ग्राफ बनाइए चाहे आप पाई चार्ट बनाइए, आपको अंतर पता चल जाएगा। अब चलिए हम देखते हैं वर्कर जो दो तरह से काम करते हैं। किस तरह से काम करते हैं? एक सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और एक होते हैं आपके हायर्ड वर्कर। अब हायर्ड वर्कर भी दो तरह से होते हैं, एक परमानेंट होता है, एक कैजुअल होता है। अब देखिए कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वर्कर जो थे उसका रेशियोज बढ़ा है कि घटा है? तो सर पहले के रिस्पेक्ट में कुछ घटा है, ज़्यादा नहीं घटा है। पहले 61.4% था, 51% हो गया है। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड लोग उसको कहते हैं जो खेत में पहले
काम करते थे। जैसे मान लो मेरे गांव में खेत था और हम गांव में पूरे परिवार के साथ काम करते थे, मेरा ही जमीन है, ऐसा नहीं कि हम वर्कर के रूप में काम कर रहे थे, मेरा ही जमीन। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? वैसा व्यक्ति जिसका खुद का अपना सेटअप है, जो खुद का अपना बिजनेस है और वहाँ पर वो काम कर रहा है। उसी तरह से मान लीजिए मेरे गाँव में ज़मीन है, मैं अपने गाँव में काम कर रहा हूँ, अपने बच्चों के साथ काम कर रहा हूँ, अपने पेरेंट्स के साथ काम कर रहा हूँ और अपने ही गांव के ज़मीन पर खुद मेहनत करके इनकम जनरेट कर रहा हूँ। तो पहले लोग ऐसा ज़्यादा करते थे, अब क्या हो गया है, अब लोग शिफ्ट कर रहे हैं, बोल रहा है कि भैया आप काम करना करो, लेकिन मेरा बेटा या मेरा भाई यहाँ काम नहीं करेगा, कोई और सेक्टर में जाके काम करेगा, क्योंकि एक ही जगह पर काम करने से उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है, जिसको डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। आगे हम आपको थोड़ा सा पढ़ाएंगे। तो सेल्फ अनएम्प्लॉयमेंट घटने चला गया। अब रेगुलर और सैलरीड एम्प्लॉयड का देखिए तो ये इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आया है। रेगुलर मतलब परमानेंट एम्प्लॉय, परमानेंट एम्प्लॉय जितना थे पहले भी उतना है, लेकिन कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि अब प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, सब एक बेस स्कीम समझ गया है, कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर को बहाल करो, उससे काम लो और फिर उसको रिट्रेंच कर दो, टर्मिनेट कर दो, हटा दो। सिंपल सा बात है। मान लीजिए 50,000 मुझे मिल रहा है, बीइंग एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय 50,000 40,000 मुझे मिल रहा है। अब मेरे ही क्षमता का काम करने वाला व्यक्ति अगर 10,000 में सरकार को मिल जाएगा तो मुझे क्यों रखेगा? अगर मेरे ही लेबिलिटी एंड कैपेबिलिटी से काम करने वाले लोग अगर गवर्नमेंट को मिल जाता है 10,000 में, तो मुझे 40,000 क्यों पे किया जाएगा? इसलिए सरकार और प्राइवेट सेक्टर तो करता ही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट कर रही है, कॉन्ट्रैक्चुअल बहाली कर रही है। इसीलिए देखिएगा 23.2% से यहाँ पर जाकर 33.5% बढ़ गया है। ये कुछ स्टेटमेंट है, इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। ये ग्राफ है, इसमें जीडीपी के बारे में बताया गया है, जीडीपी का क्या ग्रोथ है। चलिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दीजिए। ये कर रहा है इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स। इंडियन वर्कफोर्स मतलब यहाँ लेबर की बात हो रहा है। इनफॉर्मलाइजेशन मतलब अब लेबर, जैसे पहले लेबर के काम का कोई महत्व नहीं था, ना सरकार की नज़र में ना लोगों की नज़र में। फिर आगे जाकर क्या हुआ? इनफॉर्मलाइजेशन हुआ। इनफॉर्मलाइजेशन मतलब लेबर लॉ बने, लेबर लॉ बना, लेबर कानून बना, जिसमें मिनिमम वेजेस एक्ट, फिर लेबर को क्या क्या सुविधाएं मिलना चाहिए, व्हाट आर द सोशल बेनिफिट शुड बी गिवन टू द लेबर्स, ये सब लेबर लॉ में आने लगा। और लेबर लॉ में आकर के एक्ट हुआ। और प्रेजेंट डेट में 4 तरह के लेबर लॉ हैं। पहले 44 कोड था, 44 कोड, ये ज़्यादा नहीं समझना है, 44 कोड था। अब जाकर के ये 44 कोड को ख़त्म करके 4 कोड बनाया गया है। चारों कोड में लेबर लॉ में इस बातों को ब्रीफली एक्सप्लेन किया गया है। ये 4 लॉ बनाया गया है जिसमें लेबर को क्या क्या सुविधाएं मिलना चाहिए वो उसमें मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे लेबर लॉ बनाया गया जिसमें लेबर लॉ में क्या, देखिए मेन बात है यहाँ पर, देखिए स्टेटमेंट भी लिखा हुआ है, डेवलपमेंट प्लानिंग इन इंडिया ऑलवेज फोकस टू प्रोवाइड डिसेंट लिवलीहुड टू इट्स पीपल। इट वॉज थ्रू आउट दैट द इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रैटेजी वॉज ब्रिंग सरप्लस वर्कर फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। जाहिर सी बात है, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री शिफ्ट हुआ। बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन अ डेवलप्ड कंट्री। ओवर द ईयर द क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन डिटोरिएटिंग, बदतर होने लगा। स्मॉल सेक्शंस ऑफ इंडियन वर्कफोर्स इज गेटिंग रेगुलर इनकम। द गवर्नमेंट थ्रू इट्स लेबर लॉ, देखिए लेबर लॉ, गवर्नमेंट ने लेबर लॉ बनाया और इनेबल किया देम टू प्रोटेक्ट द राइट, लेबर के राइट को प्रोटेक्ट करे इन वेरियस वेज मतलब बहुत तरीकों से, अलग अलग तरीकों से। वो क्या है? द सेक्शन ऑफ वर्कफोर्स फॉर्म, क्या क्या लेबर को अब क्या क्या हक मिल गया कि आप अपना ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, आप अपने एम्प्लॉयर से बार्गेन कर सकते हैं, लड़ाई नहीं बार्गेन, अपना हक का मांग कर सकते हैं विथ एम्प्लॉयर्स फॉर बेटर वर्कफोर्स। और ये 2 तरह के सेक्टर बनाए गए हैं। इसी के लिए लेबर के भलाई के लिए लेबर लॉ लाया गया, बहुत सारे कोड बनाए गए हैं, डिफरेंट सोशल बेनिफिट्स दिया गया। तो 2 सेक्टर में अब लोग काम करते हैं। हमारे पास 2 सेक्टर है, यही बोल रहा है, 2 वर्कफोर्स डिवाइडेड क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी, एक फॉर्मल सेक्टर है, एक इनफॉर्मल सेक्टर है। देखिए फॉर्मल सेक्टर इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत बड़ा कोई मतलब डिफरेंसेस नहीं है। फॉर्मल सेक्टर कहाँ बनता है? फॉर्मल सेक्टर वैसा सेक्टर होता है जहाँ पर आपको सोशल बेनिफिट्स मिले। इनफॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर होता है जहाँ पर आपको सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलता है, पहली बात। दूसरी बात कि फॉर्मल सेक्टर वैसा सेक्टर होता है जहाँ पर 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर काम कर रहे हों, तब वहाँ पर फॉर्मल सेक्टर स्टैब्लिश्ड होगा। इनफॉर्मल सेक्टर में 10 लेस देन 10 पीपल, लेस देन 10 वर्कर,
काम कर रहे हो, प्लस यहां पर कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, यहां पर कोई सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलेगा। सोशल बेनिफिट मतलब जैसे पीएफ का पैसा कटता है, बहुत सारे सेक्टर में आपको पीएफ का तो पैसा कटता है, पीएफ का पैसा काट करके आपके खाता में जमा किया जाता है कि आप जब रिटायर होंगे, आपका जब एज पूर जाएगा तो आपको दिया जाएगा। अन्य बहुत तरह के सुविधाएं आपको मिलता है सोशल बेनिफिट्स के नाम पर। तो याद रखिएगा, फॉर्मल सेक्टर वैसा सेक्टर है, फॉर्मल सेक्टर को डिफाइन करने के लिए बस यही है कि 10 या 10 से ज़्यादा 10 या 10 और मोर अगर वर्कर काम कर रहा है, फॉर्मल सेक्टर ये बनता है, तो सोशल बेनिफिट्स फॉर्मल सेक्टर में मिलते हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलता है। इनफॉर्मल सेक्टर में सोशल बेनिफिट्स इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर में जो लोग आते हैं, मिलियंस ऑफ फार्मर्स आते हैं जो खेत में काम करते हैं, तो भैया खेत में काम करने वाला लोग को पीएफ थोड़ी कटेगा, सोशल बेनिफिट्स थोड़ी मिलेगा। कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन में जाके आपको काम करना होगा, किसी कंपनी में जाके काम करना होगा, किसी फैक्ट्री में काम करना होगा, ठीक है। तो मिलियंस ऑफ फार्मर है, एग्रीकल्चर लेबर है, ऑनर ऑफ स्मॉल इंटरप्राइज है। अब मान लो गिट्टी छड़ बालू का सीमेंट का मतलब ये दुकान लेकर हम बैठे हुए हैं, तो ये सब इनफॉर्मल सेक्टर है। फॉर्मल सेक्टर मतलब ये समझ लो, फॉर्मल सेक्टर वो सेक्टर है जहाँ पर एक स्टैब्लिशमेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जहाँ पर वर्कर काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल सेक्टर ना कोई स्टैब्लिशमेंट है ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो इसलिए इनफॉर्मल सेक्टर में कोई भी सोशल बेनिफिट्स नहीं मिलता है, फॉर्मल सेक्टर में सोशल बेनिफिट्स मिलता है। इस चीज़ों को अगर और हम प्रेम मोहब्बत से आपको समझाएं तो एक डिफ्रेंशिएशंस आपको हम करके बता देते हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर्मल सेक्टर को ही फॉर्मल वर्कर बोल रहे हैं, यहाँ पर आएगा इनफॉर्मल वर्कर्स, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल वर्कर्स। चलिए, फॉर्मल वर्कर्स क्या है? तो फॉर्मल वर्कर वो हैं वर्कर हैं जो वर्क कर रहे हैं, वर्क इन ऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। फॉर्मल वर्कर वो वर्कर हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं। इनफॉर्मल वर्कर कौन है? तो इनफॉर्मल वर्कर वो वर्कर हैं जो वर्क इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कौन हो जाएगा? एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका ये दुकान है, शॉप है, आप कोई एग्रीकल्चर लैंड में काम करते हैं, एग्रीकल्चर लैंड अपने ही ज़मीन पर काम करते हैं, यहाँ पर ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन हो जाएगा? फैक्ट्री हो जाएगा, इंडस्ट्री हो जाएगा, एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा, ये सब चीज़ें आपके ऑर्गेनाइज सेक्टर कहलाएगा, एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है। दूसरा, फॉर्मल सेक्टर आर इंटाइटल्ड, फॉर्मल सेक्टर आर इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी मतलब सोशल बेनिफिट्स, सोशल सिक्योरिटी। जैसे एग्जाम्पल, जैसे प्रोविडेंट फंड, पीएफ का बात किए थे, प्रोविडेंट फंड पीएफ का पैसा कटेगा, ग्रेचुटी मिलेगा, रिटायरमेंट के टाइम में ये सब चीज़ मिलता है, पेंशन मिलेगा, तो ये सब आपको ऑर्गेनाइज सेक्टर में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपके इनफॉर्मल वर्कर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। आर नॉट इंटाइटल्ड टू सोशल सिक्योरिटी, यहाँ पर कोई सोशल सिक्योरिटी आपको मिलने वाला नहीं है। तो इनफॉर्मल वर्कर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगा। फॉर्मल वर्कर जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनको सोशल सिक्योरिटी मिलेगा। ये ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा? ये एग्जाम्पल में दिया हुआ। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होगा? एग्जाम्पल में दिया हुआ। फॉर्मल वर्कर कैन फॉर्म ट्रेड यूनियन। आप ही बताओ ना यार, फैक्ट्री इंडस्ट्री में काम करोगे तब ना ट्रेड यूनियन बनाओगे। आप अपने दुकान में ही काम कर रहे हो, आप अपने एग्रीकल्चर लैंड में ही काम कर रहे हो, तो क्या आप ट्रेड यूनियन बनाओगे? वहाँ पर कोई संगठन थोड़ी बनेगा। कैन नॉट फॉर्म ट्रेड यूनियंस, ठीक है। फॉर्मल वर्कर में है आर प्रोटेक्टेड बाय
वेरियस लेबर लॉ। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर को लेबर लॉ का प्रोटेक्शंस मिलेगा अगेंस्ट अनसर्टेनिटीज ऑफ द मार्केट। मतलब कहने का मतलब है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों को लेबर लॉ का प्रोटेक्शंस मिलेगा, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले लोगों को लेबर लॉ का प्रोटेक्शंस नहीं मिलेगा। रिमेन अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम लेबर लॉ। रिमेन अनप्रोटेक्टेड फ्रॉम लेबर लॉ तो कहने का मतलब क्या है सर, एक बार फिर ब्रीफ से थोड़ा सा समझ लीजिए। फॉर्मल वर्कर काम कहाँ करेगा? ऑर्गेनाइज सेक्टर में। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? फैक्ट्री, इंडस्ट्री, एस्टैब्लिशमेंट, जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक संस्था होता है। इनफॉर्मल वर्कर कहाँ काम करेगा? अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अनऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब खुद का दुकान हो गया, एग्रीकल्चर लैंड हो गया, मतलब कहीं भी, मतलब वो कोई संस्था नहीं है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, अपना खुद का सेटअप है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट मिलेगा। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर को सोशल सिक्योरिटी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर ट्रेड यूनियन नहीं बना सकते हैं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर को लेबर लॉ का प्रोटेक्शन मिलेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर को लेबर लॉ का प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। बस समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ों को ध्यान रखिएगा। अब आइए अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया को समझते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दो तरीके से यहाँ पर दिखा रहे हैं, रूरल अनएम्प्लॉयमेंट एंड अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में हम एक ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, दो डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, 3 सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में 3 इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, 2 टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, 3 एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये आपका क्लासिफिकेशन, इसको मोटा मोटी समझा देते हैं, ध्यान से सुन लीजिएगा, काम खत्म हो जाएगा। चलिए आइए रूरल पर बात करते हैं। रूरल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें ओपन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट में जिसके आदमी के पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है, विलिंगनेस भी है, मतलब काम करने की इच्छा भी है और सक्षम भी है, एबिलिटी भी है काम करने का, लेकिन काम नहीं मिला। नहीं होता है गांव में मजदूर बैठा हुआ है, सत्तू उत्तू लेकर बैठा हुआ है कि मालिक आएंगे, आज हमको खेत पर ले जाएंगे तो हमको आज रोजी रोटी मिलेगा, आज का वेजेस मिलेगा। तो सत्तू उत्तू लेकर बैठा हुआ है पेड़ के नीचे कि मालिक आएंगे ले जाएंगे। मतलब पेड़ के नीचे क्यों बैठा हुआ है? क्योंकि इसकी इच्छा है काम करने का, उसके अंदर एबिलिटी भी है काम करने का, लेकिन मालिक आए ही नहीं, ऐबे नहीं किए, तो सत्तू लेकर बैठा रह गया, काम नहीं मिला, बेरोजगार हो गया। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को तो आप अच्छे से समझ रहे हो। अभी है समय गर्मी, तो गर्मी में क्या बिकेगा? आइसक्रीम। तो आइसक्रीम वाले फैक्ट्री का बल्ले बल्ले हो जाएगा। लेकिन यही विंटर आएगा, जब विंटर आएगा तो ये आइसक्रीम का फैक्ट्री जो गांव में है, बहुत सारे गांव में आइसक्रीम का फैक्ट्री भी है, तो बहुत सारे गांव में जब ठंडी आएगा तो आइसक्रीम का फैक्ट्री क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो ये हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये सब किस में आ रहा है? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट को देखिए समझाते हैं। मान लीजिए खेत है, ये खेत है, 1 एकड़ का खेत है, हमारा 1 एकड़ का खेत है, जिसमें वीट का प्रोडक्शन होता है 500 टन। वीट का प्रोडक्शन होता है 500 टन। ये इस 1 एकड़ खेत में काम कर रहे थे 2 लोग, ठीक है। तो 2 लोग मिलकर काम कर रहे थे इस 1 एकड़ के लैंड में, जिसमें वीट का प्रोडक्शन 500 टन हो रहा था। और इस वीट का प्रोडक्शन 500 जो टन हो रहा था वो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, मतलब कैपेसिटी इस 1 एकड़, मान लो 1 एकड़ जमीन का भी कैपेसिटी है ना भाई, वो कितना प्रोडक्शन कर सकता है? तो मान लो 500 टन ऑफ वीट प्रोडक्शन कर सकता है, इतना से ज़्यादा नहीं हो पाएगा। तो 2 आदमी मिलकर भी काम करेगा तो इस 1 एकड़ लैंड के द्वारा कितना प्रोडक्शन होगा? वीट 500 टन। 3 आदमी और मिलकर काम करेगा, 3 आदमी और मिलकर काम करेगा, फिर भी इस 1 एकड़ लैंड में वीट का प्रोडक्शन 500 टन ही हो पाएगा। तो भैया इससे बढ़िया है, इससे बढ़िया है कि 3 लोग और जो आप ला रहे हो, उसको क्यों ला रहे हो? उसको भैया दूसरे सेक्टर में भेज दो। 2 ही लोग मिलकर काम करेगा
तो भी 500 टन आएगा। ये 3 लोग और मिल जाएगा, मतलब 5 लोग और मिलकर काम करेंगे तो भी 500 टन ऑफ व्हीट होगा। तो ये 3 लोग को क्यों एक्सट्रैक्ट कर रहे हो? इन लोगों को भेजो सेकेंडरी सेक्टर में, भेजो टर्शियरी सेक्टर में, वहां जाएगा, कुछ कमाएगा, खाएगा, रोजी रोटी का व्यवस्था करेगा। तो इसको कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब कहने का मतलब है खेत में मम्मी पापा तीनों बच्चे लगे हुए हैं, मतलब पांचों परिवार का 5 सदस्य खेत में लगा हुआ है, फिर भी प्रोडक्शन वही होना है। तो इससे बढ़िया है कि बाल बच्चों को शहर भेजिए, पढ़ाइए लिखाइए, नौकरी दिलाइए, सर्विस सेक्टर में काम करेगा, टर्शियरी सेक्टर में काम करेगा, नौकरी लेगा, जीडीपी ग्रोथ होगा। झूठ का इसको खेत में लगाया हुआ है। मम्मी पापा भी अगर मिल करके काम कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए बात को समझिए, यहाँ पर मम्मी पापा भी, ये मम्मी हो गए ये पापा हो गए, ये दोनों भी मिलकर काम कर रहे हैं, तब पर भी व्हीट का प्रोडक्शन 500 टन हो रहा है। ये तीनों बच्चे भी मिलकर काम करेंगे तो भी व्हीट का प्रोडक्शन 500 टन ही होगा। और लोग को क्या लगता है कि हम लोग सब पूरा परिवार नौकरी कर रहे हैं, हम पूरा परिवार खेती कर रहे हैं, और जो प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम बेच करके जो पैसा कमा रहे हैं, हम सभी को इनकम है। सोचना गलत है। आप दो, मतलब मम्मी पापा भी अगर आपके खेत में काम कर रहे हैं तो भी 500 टन ऑफ प्रोडक्शन होगा जो कैपेसिटी है, और 500 टन प्रोडक्शन होगा, उसको बेचकर जो इनकम होगा वो मम्मी पापा का होगा। बाकी 3 बच्चे अगर सर्विस सेक्टर में जाके काम करेंगे तो वो लोग इंडिविजुअली अपना अर्न करेंगे। इससे क्या होगा, अपने देश का जीडीपी प्राइमरी सेक्टर से भी ऊपर होगा जहां मम्मी पापा काम कर रहे हैं एग्रीकल्चर में, और सर्विस सेक्टर से भी ऊपर होगा जहां पर बच्चे लोग टर्शियरी सेक्टर सर्विस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो जीडीपी दोनों से बढ़ेगा। इसमें क्या है कि सारा लोग प्राइमरी सेक्टर पर लुझा हुआ है, जिससे प्राइमरी सेक्टर पर ग्रोथ दिखता नहीं। यही कारण था प्राइमरी सेक्टर में इतने लोग काम करने के बावजूद भी हमारा देश ग्रोथ नहीं कर पाया। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर रीजन फॉर नॉट अपलिफ्टमेंट ऑफ जीडीपी इन प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का जीडीपी नहीं बढ़ने का कारण यही है, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। लोग को लगता है कि हम सब लोग तो मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट आउटपुट उतना नहीं आ रहा। कारण क्योंकि 5 लोग मिलकर काम करो या 2 लोग मिलकर काम करो, प्रोडक्शन कैपेसिटी वही रहना है, तो फिर काहे को अपना एनर्जी वेस्ट करना। 2 लोग काम करो एग्रीकल्चर लैंड में, बाकी 3 लोग जाकर सर्विस सेक्टर में काम करो, या कुछ लोग सेकेंडरी सेक्टर में जाके काम करो। तो समझ रहे हैं ना, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सब आ गया रूरल में। अर्बन में क्या है भैया, एक मिनट, अर्बन में क्या है सर, अर्बन में क्या बातें हैं? अर्बन में है सर इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो ये तो समझ लो भैया कि उद्योग अनएम्प्लॉयमेंट, अगर उद्योग है यहाँ पर सेटअप है। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट इसीलिए इसको रखा गया क्योंकि इंडस्ट्री मेनली सेटअप शहर में होता है। ये इंडस्ट्री सेटअप है, ये इंडस्ट्री बंद हो गया तो लोग बेरोजगार हो गए। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी आप देखने को मिला। पहले मजदूर जो काम करते थे वो कुदाल लेके काम करते थे। जैसे मान लो ये कैनल है जिसको हम लोग बोलते हैं, पानी जाने का रास्ता होता है, जिसको अहरा बोलते हैं, पोखर बोलते हैं या कैनाल बोलते हैं। इसको रास्ता बनाना है तो पहले लोग क्या करते थे, चपड़ी से, मतलब उसको क्या बोला जाता है, इंग्लिश में वर्ड था एक बहुत अच्छा, चपड़ी बोला जाता है, जिसे मट्टी को काटा जाता था। तो पहले आदमी क्या करते थे, हाथ से मट्टी को काट करके एक कैनाल बनाते थे। ठीक है, अब आ गया जेसीबी, तो जेसीबी आ गया तो इससे क्या हो गया कि काम भी तेजी से बढ़ गया, और 10 लोग, मान लो इस कैनाल को बनाने के लिए 20 लोग चाहिए। अब ये 20 लोग दिन भर में इतना कैनाल बनाता है, ये लंबा सा, ठीक है, 20 लोग मिलकर बनाता। अब आ गया जेसीबी, मान लो ये 20 लोग कम से कम 8 घंटा ले रहा था इस कैनाल को बनाने के लिए। अब आ गया जेसीबी 2-3 घंटा रखते हैं, 3 घंटा में ये कैनाल बना दिया। तो तुम सोचो कि ये जेसीबी आने से 20 लोगों का तो रोजगार गया ही, और ये 20 लोग 8 घंटा में मिलके 8 घंटा में कैनाल बना रहा था ये, अब ये जेसीबी आने से 3 घंटा में काम हो गया। मतलब जो 20 लोग काम कर रहे थे उसको तो हटाया ही, और जो 20 लोग 8 घंटा समय ले रहा था वो 8 घंटा को कम करके 3 घंटा में ही काम हो जा रहा है। मतलब टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने से लोग बेरोजगार हो गए। जैसे एक एग्जांपल और बात कर लो, जैसे पहले लोग टाइपराइटर पर काम करता था, टाइपराइटर पर प्रैक्टिस था, अब आ गया कंप्यूटर, तो कंप्यूटर का अगर जिसको प्रैक्टिस नहीं है वो आदमी को हटा दिया जाएगा, बेरोजगार हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजिकल बहुत बड़ा नहीं अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आएगा। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, ध्यान से सुनिएगा। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहने का मतलब क्या है कि लोगों के पास डिग्री भरा पड़ा हुआ है, डिग्री होल्डर है क्या,
तो भैया हम पीएचडी किए हुए हैं, हम पीएचडी किए हुए हैं सर, हम मास्टर्स किए हुए सर, हम पीजी किए हुए हैं सर, बट हमें उस लेवल का जॉब नहीं मिल पा रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसीज नहीं आ रहे हैं। पीएचडी वाला आदमी ग्रेजुएशन लेवल के जॉब ढूंढ रहा है, 12th लेवल के जॉब ढूंढ रहा है। क्यों? क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, उनको सिक्योरिटी ऑफ लाइफ चाहिए, नौकरी चाहिए। तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के मतलब डिग्री है लेकिन जॉब नहीं है, हैवी डिग्री है, जॉब नहीं है, तो इसको कहेंगे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब हम एजुकेटेड हैं, पीएचडी किए हुए, लेकिन बेरोजगार हैं। यही आपका डिटेल, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, इसको पढ़ लीजिएगा। ये सब किस में आता है? रूरल अनएम्प्लॉयमेंट में। उसको पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। अर्बन एम्प्लॉयमेंट में आता है इंडस्ट्रियल, एजुकेटेड और एक टेक्नोलॉजी। इसको भी पॉज करके एक बार रीड कर लीजिएगा, हो गया। जो हम समझा दिए इससे ज़्यादा नहीं है। चलिए आइए, कुछ अलग अलग तरह के अनएम्प्लॉयमेंट है उसको भी पढ़ लीजिए। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, फ्रिक्शनल एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या होता है? आदमी एक काम लिया, एक काम छोड़ा, फिर वो काम लिया, दूसरा काम छोड़ा। जो बदल बदल के काम लेता है, छोड़ता है, लेता है। कभी बहुत सारे ऐसा वर्कर मिलेगा जो पहले बिल्डिंग का काम कर रहा है, वायरिंग का काम कर रहा है, कभी क्या करेगा, पंपिंग का काम करने लगेगा। तो हर ओकेजनली वो चेंज करते रहता है, उसको कहते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट उसको कहते हैं जहाँ टेक्नोलॉजी के चेंज से, टेक्नोलॉजी चेंज होने के कारण से बेरोजगारी बढ़ जाए। देखो यहाँ पर लिखा हुआ होगा, जैसे टाइपराइटर की बात हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ टाइपराइटर वुड लीड टू स्ट्रक्चरली अनएम्प्लॉयड वर्कर इन टाइपराइटर इंडस्ट्री। टाइपराइटर का वही एग्जाम्पल कि टाइपराइटर का अब इस्तेमाल कम होने लगा। टाइपराइटर इंडस्ट्री में जो काम करने वाले मजदूर हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर बनाने वाले इंडस्ट्री का बोलबाला बढ़ गया। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब, साइक्लिकल मतलब इसको ऐसे कहते हैं, देखिए इकोनॉमी का फेज होता है, ये साइक्लेशन होता है। इकोनॉमी अच्छा है, इकोनॉमी खराब है, इकोनॉमी अच्छा है, इकोनॉमी खराब है। तो इकोनॉमी अच्छा है तो लोगों को रोजगार मिल गया, इकोनॉमी खराब है तो लोगों को रोजगार चल गया, जिसको हम कहते हैं डिप्रेशन या रिसेशन। नीचे जब ग्राफ जाता है तो इसको क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। और डिप्रेशन के ऊपर जब ग्राफ चढ़ता है तो उसको कहते हैं रिसेशन। तो डिप्रेशन और रिसेशन के एरिया में क्या होता है? आपकी नौकरी जाती है, और जो बूम करता है मतलब ऊपर ग्राफ होता है तो नौकरी मिलती है। तो इसी को कहते हैं साइकिल। और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इसको कहते हैं जब वर्कर लूज देयर जॉब ड्यू टू द बिजनेस साइकिल फ्लक्चुएशन, द नॉर्मल अप डाउन मूवमेंट इन द इकोनॉमी, जिसमें ऊपर जाएगा तो बूम, नीचे जाएगा तो रिसेशन। बूम में नौकरी मिलेगा, रिसेशन में नौकरी चल जाएगा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट तो बोले ही कि हमारे पास एबिलिटी है सर, इच्छा भी है सर, सत्तू लेकर बैठे हुए हैं सर, लेकिन फिर भी मालिक नहीं आए और हमको काम पर नहीं ले गए। सीजनल अभी बताए हैं कि ये पर्टिकुलर सीजन में काम एक्ट करता है। सीजन, अब बहुत सारे रूरल है, ग्रामीण क्षेत्र है जहाँ पर लोग सीजनली काम करते हैं। तो जैसा जैसा सीजन आता है, जैसे मेरे गांव के बगल में आइसक्रीम की फैक्ट्री है, तो आइसक्रीम की फैक्ट्री है तो क्या अभी चल रहा है, लेकिन विंटर आएगा तो 6 या 4 महीना फिर बंद रहेगा। तो वहाँ ठीक है, वो व्यक्ति कहीं और काम ढूंढ लेगा, लेकिन फिलहाल 6 से 4 महीना तो वो इंडस्ट्री बंद रहेगा ना। और जो आदमी पूरा का पूरा इंडस्ट्री पर उस पर डिपेंड होगा वो तो बेरोजगार कहलाएगा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट तो आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, 1 एकड़ के लैंड के बेसिस पे। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट तो समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी के चेंज से होता है। ड्यू टू द, देखो यहाँ पर, ड्यू टू द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मशीन, इम्प्रूवमेंट इन द मेथड ऑफ प्रोडक्शंस, लेबर सेविंग डिवाइस, हमारा टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। इसमें आप याद रखिएगा वही जेसीबी और मैनुअल वर्क। पहले मैनुअल वर्क होता था, 20 लोग 8 घंटा काम कर रहा है। अब जेसीबी आया, 200 लोग का काम कर दिया 3 घंटा में। तो काहे को 20 लोगों को काम करवाएगा, और टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट मतलब डिग्री होल्डर, यहाँ पर याद रखिएगा डिग्री होल्डर है, हमारे पास अच्छा डिग्री है, पीएचडी किए हुए, पीजी किए हुए, लेकिन हमें जॉब नहीं मिल रहा है। ये सबसे बड़ा चैलेंजेस है। अब ये समझिए कि क्यों ऐसा हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट का कारण क्या है। तो सबसे बड़ा कारण है कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट मतलब सोशल इकोनॉमिक ग्रोथ उतना नहीं हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ना इज़ द रीज़न फॉर अनएम्प्लॉयमेंट। हमारा जीडीपी उतना तेज़ी से नहीं बढ़ पा रहा है, देश में ग्रोथ नहीं हो रहा है, दिस इज़ ऑल्सो रीज़न ऑन अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट की कोई प्लानिंग नहीं है, 5 ईयर प्लान पूरा तरह से फेल हो गया। इसी के लिए मोदी सरकार के द्वारा नीति आयोग लाया गया है, इस यहाँ पर काम चल रही है। फिर फॉरेन टेक्नोलॉजी, आप एक्सेस यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी होने लगा, फॉरेन टेक्नोलॉजी ज़्यादा यूज कर रहे हैं लोग। तो जो अभी जो
नौसिखिया लोग हैं वो तो सीख जा रहे हैं, लेकिन जो पुराने लोग हैं वो चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और उनको इंडस्ट्री से निकाला जा रहा है। क्योंकि भैया आपको जैसे मान लो आईफोन नहीं, एप्पल के जो बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो आप कंपनी यूज करती है, पुराने लोग को एंड्रॉयड तो चलाने नहीं आता है, मैकबुक क्या चलाएंगे, तो वैसे लोग को चलाने नहीं आएगा तो क्या होगा, नया जो सीखने वाला कैंडिडेट है फ्रेशर वो तो फटाफट सीख जाएगा क्योंकि वो तो अपडेटेड टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है। लेकिन पुराने एक्सपीरियंस है लेकिन उनको काम करने का हैबिचुअल नहीं है मैक पर, तो वो लोग सफ़र करेंगे। लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्स, तो दीज आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इंक्रीज इन लेबर फोर्स, इंक्रीज इन लेबर फोर्स बढ़ रहा है, लेबर फोर्स भी बढ़ रहा है। तो लेबर फोर्स में बताया ना, वैसा ये दो व्यक्ति होता है लेबर फोर्स में, ये व्यक्ति है जो काम कर रहा है, ये व्यक्ति है जो काम करने की इच्छा लेकिन काम नहीं मिल रहा है। अब लेबर फोर्स इक्वल टू होता है वैसा व्यक्ति जो काम कर रहा है, वैसा व्यक्ति जो काम करने की इच्छा है लेकिन काम नहीं कर पा रहा है। अब ये लेबर फोर्स बढ़ते जाएगा तो ये भी आपका रीज़न आएगा अनएम्प्लॉयमेंट का, अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न आएगा ना, क्योंकि ऐसा व्यक्ति अगर बढ़ेगा, ये सेकेंड वाला व्यक्ति बढ़ते चला जाएगा जिसको काम करने की इच्छा लेकिन काम नहीं मिल रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का कैटेगरी बढ़ जाएगा। तो दीज आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, स्लो इकोनॉमिक ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, फॉल्टी एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, यूज ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड इंक्रीज इन लेबर फोर्सेज। व्हाट आर द सर्टेन प्रोग्राम जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया इस अनएम्प्लॉयमेंट को रिमूव करने के लिए? पहले से तो मनरेगा में गारंटी रोजगार देने के बाद पहले नरेगा था, ठीक है, फिर इसको मनरेगा किया गया 2008 में। लोगों को 100 डे एम्प्लॉयमेंट गारंटी दिया जाता है इसमें। फिर कुछ योजनाएं हैं जो पहले से चली, जिसको स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय रोजगार योजना, ये सब चलाया गया। ये सब बहुत पुराना है। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के थ्रू बहुत सारे अपडेट हो रहे हैं, बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही है। 1, 2, 5, 6 योजना आप लोग रिसेंट देख कर जाइएगा एग्ज़ाम में। 1, 2 योजना आप लोग एग्ज़ाम में रिसेंट देख कर आइएगा। कुछ योजना से डेट पूछ लेगा, तो योजना जो रिसेंट चल रहा है अभी करंट में जो चल रहा है उसको देख के जाइएगा। और जो सरकार के जो अभी हमारी मोदी गवर्नमेंट की पूरी जो आपका स्किल इंडिया कौशल विकास योजना के तहत चल रहा है, मेक इन इंडिया जिसमें हमारे देश में खुद हम बनाएंगे सामान, और स्टार्टअप मतलब अपना खुद सेटअप बनाइए, अपना खुद इंटरप्राइजेज बनाइए और खुद बनिए एंटरप्रेन्योर। जैसे आपका अभी MBA चाय वाला, तो एनीवे चाय वाला इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्टार्टअप। उसने स्टार्टअप किया और बहुत अच्छा किया, ठीक है। अभी एक बहुत अच्छा शो चल रहा है आपके आई थिंक सोनी में चल रहा है, हाँ सोनी में चल रहा है, शार्क टैंक का ये जो शो चल रहा है इसको जरूर देखिए। शार्क टैंक का जो ये शो है इसमें आपको बताया जा रहा है कि कैसे आप किसी कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, कैसे किसी कंपनी का आप इक्विटी होल्ड कर सकते हैं, कैसे किसी, अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो भैया तो आप वो चीज़ देखो जो बिजनेस कंसर्न से हो, बिजनेस आइडिया जहाँ मिले, जहाँ आपको सोचने का आइडिया मिले कि आप क्या कर सकते हो। तो स्किल इंडिया एंड मेक इन इंडिया एंड स्टार्टअप इज़ द मोटिव ऑफ मोदी गवर्नमेंट, और ये आपकी योजनाएं हैं जिसमें सरकार बेरोजगारी दूर करेगा। स्टार्टअप कर लोगे, खुद का इंटरप्राइज बनाओगे तो 10 लोगों को खुद नौकरी दोगे। मेक इन इंडिया होगा तो हमारे देश में ही सामान बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा। स्किल इंडिया कौशल विकास होगा तो मजदूर कौशल होगा, मतलब मजदूर लोग को इतना ट्रेंड किया जाएगा कि वो मैक चला सके, या अच्छा मशीन, मैक तो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, अच्छा मशीन ऑपरेट कर सके, बाहर जाने की जरूरत नहीं होगा, तो रोजगार इससे भी बढ़ेगा। दिस आर द सर्टेन स्कीम्स रन बाय द गवर्नमेंट एज ए स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट। कुछ अपडेटेड योजना जरूर देखकर एग्जाम में जाइएगा, क्योंकि अपडेटेड योजनाओं से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। डेट पूछ लेगा, डेट में वही पूछेगा योजना कब स्टार्ट हुआ, मतलब कब चालू हुआ, और उसके ऑब्जेक्टिव्स कि इस योजना में का क्या महत्व है, तो जरूर देख के जाइएगा। बार बार कह रहे हैं योजना, अपडेटेड योजनाओं का डेट और ऑब्जेक्टिव जरूर देख कर जाइएगा, ठीक है। तो चलिए, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अकेडमी को सपोर्ट करते रहो यार, अकेडमी को प्यार देते रहो, सपोर्ट देते रहो। सपोर्ट देने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव कुमार साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए अकेडमी। मेहनत करो यार, एग्जाम नजदीक है, पढ़ते रहो, मेहनत करो। बेस्ट ऑफ लक।